शाबिर हवेली में दाखिल होते ही मुनज़्ज़ा से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए एक खास मुलाजमा लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये तोहफा बहुत पसंद आएगा। मुनज़्ज़ा शाबिर की बात सुनते ही बहुत हैरान हुई। इससे पहले कि मुनज़्ज़ा शाबिर से कुछ कहती, शाबिर के पीछे से एक लड़की नमूदार हुई। वो लड़की घूंघट निकाले हुए थी। यूं तो इसकी शक्ल मुनज़्ज़ा देख नहीं पा रही थी, मगर इसके हाथों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो जवान है। मुनज़्ज़ा को इस जवान मुलाजमा पर इतनी हैरत नहीं हो रही थी। इसे तो शाबिर की सोच पर हैरत हो रही थी, क्योंकि शाबिर की सोच तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। असल में शाबिर ऑस्ट्रेलिया से आला तालीम हासिल करने के फौरन बाद ही अपने गांव वापस आ गया, ये सोचते हुए कि मैं अपने मुल्क में जाकर अपने मुल्क और गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा। शाबिर जब हवेली में लौटा तो इसके वालिद ने फौरन से इसकी शादी अपने भाई के घर में कर दी। मुनज़्ज़ा भी शाबिर से कम पढ़ी लिखी नहीं थी। फर्क बस इतना था कि मुनज़्ज़ा गांव के करीबी शहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, जबकि शाबिर ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आया था। शाबिर तो शुरू से ही इतनी ज्यादा मुलाजमों के खिलाफ था। वो तो मुनज़्ज़ा को भी बात बेबाक पर टोकता था कि तुम अपने कुछ काम खुद भी देख लिया करो, जबकि मुनज़्ज़ा तो शुरू से ही मुलाजमीन में पली बड़ी थी। इस वजह से वो इस माहौल की आती थी और इसे इस बात में कोई अजीब बात नहीं लगती थी। मुनज़्ज़ा यूं शाबिर के साथ मुलाजमा को देखकर हैरान हुई, ये सोचते हुए कि शाबिर को आज क्या हो गया है। ये तो मुझे टोकता था और आज खुद ही मेरे लिए खास तौर पर मुलाजमा लेकर आया है। अभी इस सोच में ही वो गुम खड़ी थी कि उस मुलाजमा ने आगे बढ़ते हुए जल्दी से मुनज़्ज़ा से सलाम कहा। मुनज़्ज़ा ने मुलाजमा के सलाम का जवाब देते हुए शाबिर की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे वो इससे पूछ रही हो कि ये सब क्या है। शाबिर भी अपनी बीवी मुनज़्ज़ा की नजरों को अच्छी तरह से समझ चुका था और वो ये जानता था कि मुनज़्ज़ा ऐसा रद्द-ए-अमल जरूर देगी, इसलिए वो पहले से ही सोचकर हर सवाल का जवाब दिए चले जा रहा था। मुनज़्ज़ा की हैरानगी को खत्म करने के लिए शाबिर ने मुनज़्ज़ा से कहा, असल में ये एक जरूरतमंद लड़की थी और इसके वालिदैन बहुत ही ज़ईफ हैं और गरीब भी। ये वाहिद इनका सहारा है, इसलिए मैंने जब इनकी मदद करना चाही तो उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। ये लोग इस बात पर बज़िद थी कि इन्हें काम चाहिए, फिर मैं इसे इस हवेली में ले आया। मुनज़्ज़ा इस मुलाजमा को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरते हुए शाबिर से कहने लगी, ठीक है, अब बाकी की सवालात मैं खुद ही इससे पूछ लूंगी। आपको कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दें। शाबिर मुस्कुराते हुए मुनज़्ज़ा से कहने लगा, अभी तो मैं काफी थक चुका हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। हाँ, एक और बात, तुम जानती हो कि हमारी हवेली में शुरू से ही ये रिवाज रहा है कि यहाँ की तमाम मुलाजमाएं अपना घूंघट हमेशा ओढ़ कर रखती हैं और इनको इस बात की बिल्कुल भी इजाजत नहीं कि वो एक मिनट के लिए भी घूंघट हटाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे ये बात अच्छे से समझा दोगी और ये खुद भी बहुत समझदार लगती है। हाँ, अगर तुमने खुद इसका चेहरा देखना हो तो अभी मत देखना और किसी को देखने भी मत देना। तुम सब मुलाजमाओं को ये कह देना कि इसके चेहरे पर एलर्जी है और देखने से कहीं दूसरे को न लग जाए। मुनज़्ज़ा को एलर्जी वाली बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो बहुत ही होशियार और अक्लमंद लड़की थी, इसलिए मुनज़्ज़ा ने खामोशी से शाबिर को बिना तासुर दिए हाँ में सर हिला दिया और फिर शाबिर अपने कमरे में चला गया। मुनज़्ज़ा मुलाजमा से इसका नाम पूछते हुए इससे कहने लगी, तुम तो काफी जवान मालूम होती हो। मुलाजमा ने अपना नाम रानी बताते हुए मुनज़्ज़ा से कहा, जी बिल्कुल, जब घर में गुर्बत और दुख हो तो जवानी कब आए और कब गई कुछ पता नहीं चलता। मुनज़्ज़ा मुलाजमा की पहली ये बात से बहुत ही मुतासिर हो गई। फिर मुनज़्ज़ा ने मुलाजमा को कहा कि आज तुम आराम करो। ये कहते हुए मुनज़्ज़ा ने इशारा करते हुए इसे बताया कि वहां पर तमाम मुलाजमाएं रहती हैं, तुम वहां पर जाकर आराम कर सकती हो। कल से मैं तुम्हें अपने सारे काम बता दूंगी। चूंकि तुम मेरे शौहर की लाई हुई खास मुलाजमा हो, इसलिए तुम्हें काम भी कुछ खास ही कहूंगी। लेकिन मुनज़्ज़ा हैरानगी से इसे देख रही थी, क्योंकि इस मुलाजमा ने घूंघट निकाल रखा था और जब मुनज़्ज़ा ने इसे बताया कि इस जगह पर मुलाजमाएं रहती हैं तो इसने उस तरफ नहीं देखा था, जबकि अब वो सीधी उस तरफ ही जा रही थी। शाबिर के वालिद बहुत ही बड़े जमींदार थे और इस गांव के चौधरी भी थे। इस वजह से गांव के तमाम लोग इनसे हर बात पूछकर चलते और अगर गांव में कोई मसला भी दरपेश आता तो इनकी राय जरूर ली जाती। शाबिर के गांव में पंचायत का भी रिवाज अभी तक कायम था और इसके वालिद इस पंचायत के सदर थे। इस वजह से शाबिर के वालिद सारा दिन ही घर से बाहर रहते, जबकि शाबिर की वालदा इन दिनों तबीयत खराब होने की वजह से अपने कमरे में ही रहती थीं। शाबिर के यूं तो और भी बहन भाई थे, लेकिन इसके दो बड़े भाई आला तालीम हासिल करके मुल्क से बाहर ही नौकरी करने लगे
और वहीं पर उन्होंने शादी भी कर ली। इनको अपने वालिदैन या इस मुल्क से कोई लगाव नहीं था। शाबिर का एक और छोटा भाई भी था और दो बहनें भी थीं। शाबिर की दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी और एक छोटा भाई इन्हीं की तरह पढ़ने की गर्ज से मुल्क से बाहर था। इसलिए अब इस हवेली में शाबिर और इसकी बीवी और इसके वालिदैन थे। जिस तरह शाबिर के वालिद गांव के तमाम मामलात को देखते और अपनी जमीनों का सारा काम देखते, इसी तरह इनकी वालदा गांव की तमाम औरतों के मसले मसाइल हल करती। वो बहुत ही नेक दिल औरत थी, जबकि शाबिर के वालिद इनसे कदरे मुख्तलिफ थे। कहने को तो वो भी एक नेक इंसान थे, मगर इनमें गुस्सा और अना बहुत ज्यादा थी। वो एक बार जो बात कह देते फिर इस पर डट जाते। कोई कुछ भी कर ले, मगर वो इस बात से नहीं हटते थे। हवेली में सिर्फ गिने चुने 4 अफराद थे, मगर हवेली में काम बहुत ज्यादा था। हवेली बहुत बड़ी थी और आए गए लोगों की आमदो रफ्त की वजह से हमेशा वहां पर चहल पहल रहती और सदका खैरात लेने वाले अलग से होते थे। शावीर के वालिद चूंकि जमीनों का काम करते थे, इस वजह से बहुत से मुलाजमीन अपनी फैमिलीज के साथ ही हवेली के पास बने हुए घरों में रहते थे। ये तमाम घर भी शावीर के वालिद की ही मलकियत थे। अगले रोज नाश्ता करने के बाद मुनज़्ज़ा ने शावीर से कहा कि आज अगर आपकी कोई मसरूफियत ना हो तो मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। शावीर यूं तो मुनज़्ज़ा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इसमें अपने बाप जैसी एक आदत थी और वो बहुत ज्यादा अनापरस्त था और अपना रोब और दबदबा हमेशा मुनज़्ज़ा पर बनाए रखता, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जैसे इसकी वालदा को इसके वालिद के सामने बात करने की जुर्रत नहीं होती थी, बिल्कुल इसी तरह मुनज़्ज़ा भी शावीर से बात करते हुए डरती थी। मुनज़्ज़ा के यूं पूछने पर शावीर इसे कहने लगा, हाँ, आज कुछ खास मसरूफियत तो नहीं है, मगर तुम्हें कोई काम था क्या? मुनज़्ज़ा शावीर से कहने लगी, मुझे शहर से कुछ सामान चाहिए था। तब शावीर ने इसे कहा कि तुम किसी भी मुलाजिम से कह देती, वो ला देता। मुनज़्ज़ा शावीर से कहने लगी, नहीं, दरअसल मुझे कपड़े चाहिए और मुलाजिम या कोई मुलाजमा ये काम नहीं कर सकती। और आप तो जानते ही हैं, अगर मैं आपकी पसंद के कपड़े ना पहनूं तो आप मुझसे बात भी नहीं करते। शावीर मुनज़्ज़ा की बात सुनते ही कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें दोपहर के बाद ले जाऊंगा और हाँ, उस मुलाजमा को भी साथ ले जाना। मुनज़्ज़ा चूम कर बोली, कौन सी मुलाजमा? तब शावीर ने कहा कि वही जो मैं कल तुम्हारे लिए लाया था, जिसका नाम शायद रानी है। तुम वैसे भी किसी मुलाजमा को तो साथ लेकर ही जाओगी सामान उठाने के लिए, उसको ही ले जाना। मुनज़्ज़ा शावीर से कोई बात तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मुनज़्ज़ा ने खामोशी से इसकी हाँ में हाँ मिला दी और दोपहर के बाद शावीर के साथ मुलाजमा को लेकर शहर चली गई। वहां पर शॉपिंग करते वक्त मुनज़्ज़ा ने नोट किया कि वो लड़की कुछ सहमी सहमी सी मालूम होती है और चूंकि वो बाजार में थी इसलिए इसने घूंघट तो नहीं ओढ़ रखा था, मगर निकाब किए हुए थी, इसलिए मुनज़्ज़ा इसका चेहरा नहीं देख पाई थी। इसकी आंखें काफी खूबसूरत थी और रंगत भी सफेद थी। जाने क्यों मुनज़्ज़ा को इस मुलाजमा को देख देख कर इसको देखने की चाहत ज्यादा होने लगी और इसका तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। फिर मुनज़्ज़ा ने कुछ कपड़े लिए और इस मुलाजमा को भी 2-3 जोड़े लेकर दिए। वापसी में आते वक्त मुनज़्ज़ा शावीर से कहने लगी, मैंने बहुत मुश्किल से आपकी पसंद के कपड़े ढूंढे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कपड़े बहुत पसंद आएंगे। शावीर ये सुनते ही कहने लगा, हाँ, बिल्कुल तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और हम दोनों की पसंद मिलती जुलती है। हाँ, तुमने रानी को भी कपड़े लेकर दिए हैं ना? मुनज़्ज़ा यूं शावीर की दिलचस्पी को शक की निगाह से देखने लगी कि आखिर इस मुलाजमा को लेकर शावीर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। फिर मुनज़्ज़ा ने रानी को घर में आते ही अपने जो काम बताए, इसमें सिर्फ मुनज़्ज़ा के कपड़ों की धुलाई और इसकी प्रेसिंग थी, इसके अलावा कोई काम नहीं था। यूं ही दिन गुजरते रहे और मुलाजमा को आए हुए 2 हफ्ते गुजर गए। मुलाजमा की हरकतों से यूं महसूस होता था कि वो इस हवेली में पहले भी कई बार आ चुकी है, क्योंकि इस हवेली के तमाम कमरों का सब कुछ मालूम था कि किसका कमरा किधर है और कौन सी चीज किस कमरे में पड़ी होती है। ये बात बहुत ही अजीब थी, लेकिन मुनज़्ज़ा महीना खत्म होने का इंतजार कर रही थी कि कब इस मुलाजमा का महीना खत्म हो और इसके फौरन बाद वो इसे देख पाएगी। वो दिल ही दिल में ये सोच बैठी थी कि शायद इसने इस लड़की को पहले देखा होगा, इसीलिए तो इसके शौहर ने इसे इसका चेहरा देखने से मना किया है। भला ऐसी भी कोई एलर्जी होती है जिसको देखने से दूसरे को भी एलर्जी हो जाए? एक रोज मुनज़्ज़ा ने अपने ससुर को बहुत परेशान देखा और इनसे परेशानी की वजह पूछने लगी। वैसे इस घर में किसी की भी जरूरत नहीं थी कि वो कबीर साहब से कोई सवाल कर सके, मगर मुनज़्ज़ा चूंकि इनके भाई की बेटी थी और इस वजह से वो इसको बहुत ही इज्जत देते थे और अपने दिल के करीब रखते थे। मुनज़्ज़ा के सवाल का जवाब देते हुए कबीर साहब ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी, असल में गांव में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और फैसला तकरीबन हो ही चुका था, मगर अचानक से सब कुछ खराब हो गया
और मजीद उलझनों में सब पड़ चुके हैं। ये कहकर वो वहां से चले गए। मुनज्जा ने एक रोज रानी को आवाज दी और इससे पूछने लगी, तुमने मेरे सारे कपड़े तैयार कर दिए, अब जल्दी से इनको मेरे कमरे में जाकर अलमारी में लगा दो। इतने में इसका ससुर हाल में बैठा चाय पी रहा था। रानी, जो कि मुनज्जा के इस्त्री किए हुए कपड़े मुनज्जा के कमरे की तरफ ले जा रही थी, जब इसने मुनज्जा के ससुर को देखा तो इसके कदम वहीं रुक गए, जैसे वो इनको देखकर डर गई हो। मुनज्जा इसकी इस हरकत को बहुत ही गौर से देख रही थी। रानी ने जब मुनज्जा को देखा तो वो अपना घूंघट संभालते हुए जल्दी से मुनज्जा के कमरे की तरफ चली गई। लेकिन मुनज्जा ये नहीं जानती थी कि शावीर पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा है। मुनज्जा के कमरे में जाते ही शावीर इसके पीछे चला गया और जब रानी वहां से चली गई तो वो मुनज्जा से कहने लगा, तुम एक बात का ख्याल रखना कि रानी कभी भी बाबा के सामने नहीं आनी चाहिए। शावीर की ये बात सुनते ही मुनज्जा शावीर से कहने लगी, क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब मुनज्जा का भी सब्र जवाब दे गया था आए रोज की मशकूक बातों से। शावीर ने मुनज्जा से कहा कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मेरी बात को याद रखना। अपनी बात पर जोर देते हुए शावीर वहां से चला गया। मुनज्जा भी हमेशा की तरह फिर से खामोश हो गई। वो ये भी सोचने लगी कि इनकी हवेली में तो आए रोज मुलाजमा आती जाती रहती हैं। इसमें क्या हुआ कि अगर शावीर कोई खुद से मुलाजमा ले आया, वैसे भी देखा जाए तो वो इसके लिए खास तौर पर लाया है। अगर कोई गलत बात होती तो वो ऐसे थोड़ी ना करता, और वो ये भी सब कुछ हवेली से बाहर कर सकता था। हो सकता है कि वो मुझसे मोहब्बत में आकर मेरे लिए इस मुलाजमा को लेकर आया हो ताकि वो मेरा ज्यादा ख्याल रख सके। मुनाजा अब इस मुलाजमा रानी पर शक करना छोड़ चुकी थी। फिर एक रोज शाम के वक्त खाना खाते हुए मुनज्जा का ससुर गुस्से में बात करने लगा और शावीर से कहने लगा, जाने उस लड़की को आसमान खा गया या जमीन खा गई, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही, वो गई तो गई कहाँ। ये बात सुनते ही शावीर के हाथ से चम्मच छूट गया। मुनज्जा तो पहले ही शावीर और मुलाजमा पर शक किए बैठी थी। यूं अपने ससुर की अधूरी बात सुनकर वो अपने शक को यकीन में बदलने लगी। फिर इतने में शावीर ने जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपने वालिद से कहा, कौन सी लड़की? तब इसके वालिद ने कहा, पता नहीं, शायद इसका नाम साइमा है। तुम तो जानते हो हमारे गांव में और आसपास के तमाम गांव में वानी का रिवाज अभी तक चल रहा है और हमारे ही गांव के एक लड़के ने लड़की को भगाकर इससे शादी कर ली है। अब इस लड़की के घर वाले इस बात पर जिद कर रहे हैं कि या तो इन्हें इनकी लड़की के बदले इस लड़के के खानदान में से लड़की दी जाए या फिर खून बहा होगा। मैं चूंकि पंचायती हूँ, मुझे इसका फैसला करना है। फैसला क्या करना था, वो तो तय था। इसकी एक जवान बहन थी और इस भागी हुई लड़की के भाई का निकाह करवा देता, मगर अब वो लड़की ही नहीं मिल रही। लड़की का नाम साइमा सुनकर मुनज्जा अपने जहन में आए हुए ख्यालात को झटकने लगी कि वो शायद गलत सोच रही थी, क्योंकि इसके यहाँ आई हुई मुलाजमा रानी है। लेकिन अब वो ये भी जान चुकी थी कि इस लड़की का कोई ना कोई इस हवेली से रिश्ता जरूर है। इन्हीं दिनों मुनज्जा उम्मीद से हुई और जब मुनज्जा के सास ससुर को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहले भी दो बेटों को ब्याह दिया था, मगर इनके पास पोता पोती की कोई खुशी नहीं थी। वो तो मुल्क से बाहर ही रहते थे, जबकि वो मुनज्जा और शावीर से ही सारी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मुनज्जा के घर खुशखबरी आने वाली है, इस बात को सुनकर मुनज्जा की सास की तबीयत पहले से कुछ बेहतर होने लगी, जैसे इनमें जीने की उम्मीद भर आई हो। वो दिन भी आ गया जिस रोज मुनज्जा ने बड़ी बेताबी से रानी का घूंघट उठाने के लिए रानी को कहा, तुम्हें यहाँ पर आए हुए 1 महीना गुजर चुका है, बल्कि 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी एलर्जी अब ठीक हो चुकी होगी। रानी ने घबराते हुए अपना घूंघट उठाया तो मुनज्जा इसे देखकर पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने रानी को कभी पहले नहीं देखा था। उस रोज मुनज्जा को यकीन हो गया कि वो लड़की जो गांव से भागी है वो रानी नहीं है। वैसे तो मुनज्जा ने साइमा को भी नहीं देखा था। रानी नहायत ही खुश शक्ल और जवान थी। मुनज्जा इसके हुस्न और जवानी को देखकर बहुत मुतासिर हुई। रानी यूं तो बहुत कम बात करती थी, लेकिन जब बात करती तब मुनज्जा को हमेशा ही हैरान कर देती। वो बातों से बहुत ही अक्लमंद लगती थी। फिर यूं ही एक रोज शाहवीर ने खुशी में मुनज्जा से कहा, मुझे तुम इतनी बड़ी खुशखबरी दे रही हो, आज मांगो जो मांगती हो, मैं तुम्हें किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। मुनज्जा यूं शावीर का पहली बार इतना अच्छा मूड देखकर बिना वक्त जाया किए इससे रानी के बारे में पूछने लगी, ये कहते हुए कि मैं आपसे अगर कुछ भी सवाल करूंगी आपको इसका सच जवाब देना होगा। शावीर ने बिना कुछ भी सोचे मुनज्जा से सच बोलने का वादा कर लिया और फिर मुनज्जा रानी के बारे में सवाल पूछने लगी। तब शावीर ने मुनज्जा से वादा लेते हुए इसे कहा, मैं जानता हूँ जिस रोज से रानी इस घर में आई है तुम हर वक्त सोच में रहती हो
कि आखिर रानी कौन है। मैं खुद घर में इतनी मुलाजमीन रखने के खिलाफ था, खुद एक मुलाजमा कैसे ला सकता था। लेकिन जब तुम रानी की मजबूरी और दुख समझोगी तो तुम अपने सारे किए हुए शक पर शर्मिंदा हो जाओगी। ये कहते हुए इसने बताया कि इसका नाम रानी नहीं, साइमा है। और उस रोज बाबा जो बात कर रहे थे वो इसी साइमा की बात कर रहे थे। मैं शायद इस मामले में कभी भी नहीं आता, लेकिन इसके वालिद हमारी ही जमीनों पर काम करते हैं। जब इनकी बेटी यूं बलि चढ़ने लगी तो वो बहुत ही बेबस हो गए। असल में जिसके साथ साइमा का रिश्ता होना है वो लड़का नहीं, एक उम्र रसीदा आदमी है, और इसकी पहले से भी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं। तुम खुद सोचो, एक जवान खूबसूरत लड़की इस बात को कैसे कबूल कर सकती है। और इस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। और सबसे बढ़कर तुम खुद अक्लमंद हो और पढ़ी लिखी भी हो। तुम भी ये जानती हो कि बलि चढ़ी हुई लड़की का क्या हाल होता होगा। वो लोग इससे कौन सा अच्छा सलूक करेंगे। मुनज़्ज़ा असलियत जानकर बहुत ही अफसुर्दा हुई और अपने किए हुए शक पर सच में पशेमान होने लगी। इतने में कमरे से बाहर कांच के टूटने की जोरदार आवाज आई और जैसे कोई बुरी तरह से चीखा हो। मुनज़्ज़ा और शावीर दोनों ही जल्दी से कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रानी बगैर गूंज किए शावीर के बाप के सामने खड़ी थी। शावीर का वालिद चूंकि साइमा को देख चुका था, इसलिए इसने रानी को देखते ही पहचान लिया कि इनके घर में ही वो लड़की मौजूद है जिसे वो पिछले 1 महीने से तलाश कर रहे थे। फिर जब इन्हें मालूम पड़ा कि ये सब शावीर ने किया है तो वो इस बात पर बहुत गुस्सा होने लगे। जबकि शावीर ने अपने वालिद को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसके वालिद ने ये कहते हुए कि वो अपना फैसला भरी पंचायत में सुना चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो घसीटते हुए साइमा को वहां से ले गए, जबकि साइमा रोती मिन्नतें करती वहां से चली गई। चूंकि वो रात का वक्त था, इसलिए तय ये पाया कि रानी का निकाह यानी साइमा का निकाह सुबह ही होगा। मुनज़्ज़ा ने अपनी हवेली में मौजूद वहां पर खड़ी मुलाजमाओं से पूछा। रानी को सख्ती से मना किया गया था कि वो साहब के सामने ना जाए, फिर वो इनके सामने कैसे आ गई। ये सुनते ही एक नौकरानी बोली, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। दरअसल रानी किसी काम से जा रही थी कि कबीर साहब ने इसे पानी लाकर देने के लिए कहा। जब रानी इनके लिए गिलास में पानी ला रही थी और वो शायद इनको देखकर सहम गई और घबराते हुए इन्हें पानी का गिलास पकड़ाने लगी, तब इससे घबराहट में गिलास नीचे गिर गया और वो कांच का गिलास टूट गया। वो जल्दी से कांच इकट्ठा करने लगी। इसी दौरान इसका घूंघट सिरक गया और यूं इसका चेहरा कबीर साहब ने देख लिया। मुनज़्ज़ा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अब जानती थी कि साइमा के साथ क्या होगा। मुनज़्ज़ा भी बहुत रहमदिल और अच्छी इंसान थी, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती थी। जबकि शावीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो इस मजलूम को बचा सके। उस रात मुनज़्ज़ा ठीक से सो नहीं पाई थी। इसकी आंखों के सामने बार बार साइमा का खूबसूरत चेहरा आ रहा था। वो मन ही मन में खुद को कोस रही थी कि काश वो साइमा पर इतना शक ना करती और इससे कुछ बातें कर सकती। सुबह होते ही हवेली में अजीब सी हलचल मच गई और सब मुलाजमाएं आपस में बातें करने लगी। तब मुनज़्ज़ा की सास ने एक मुलाजमा को बुलाते हुए कहा कि क्या बात है, गांव में आज कुछ हुआ है क्या? तुम लोग इस तरह आपस में क्या बातें कर रही हो? तब इनमें से एक मुलाजमा ने बताया, बाजी साइमा ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही मुनज़्ज़ा को चक्कर आने लगे। इसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। शायद साइमा के पास और कोई हल नहीं था। ये सोचते ही मुनज़्ज़ा खुद से ही सवाल करने लगी, लेकिन खुदकुशी भी तो कोई हल नहीं था, ये तो हराम मौत है। फिर उस रोज के बाद मुनज़्ज़ा अपने घर में मौजूद तमाम मुलाजमाओं से पहले से भी ज्यादा नरमी से बातचीत करने लगी, ये सोचते हुए कि जाने इनमें कितनी साइमा छुपी बैठी हों, यानी ये औरतें यकीनन अपने घर से दुखी और मजबूर होकर आई होंगी। लोगों के घरों में काम करना आसान नहीं होता। साइमा की खुदकुशी के वाक्य के ठीक 2 माह बाद कबीर साहब को फॉलिज का बहुत सख्त अटैक हुआ और इनका सारा जिस्म मफलूज हो गया। अब सारी जिम्मेदारी शावीर पर आ गई और इसको अपने बाप की गद्दी संभालना पड़ी। शावीर ने गद्दी संभालते ही सबसे पहले इस गांव में राइज वानी का कानून खत्म कर दिया और ये कहते हुए पंचायत ने अपना फैसला सुनाया कि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और साइमा खुदकुशी करे। आज से जो इस गांव में गलती करेगा सिर्फ उसको ही सजा मिलेगी, और वो भी कानून के मुताबिक। इसके बदले किसी भी मजलूम को कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये सुनते ही इस गांव की सब औरतें खुश हो गईं और शावीर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन वो ये सोचते हुए बहुत उदास हुआ कि काश आज साइमा जिंदा होती और वो इसे भी बचा सकता।